नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम काव्यखंड के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी कौशल चैनल जो है वह क्रमबद्ध अध्ययन कराता है और आज हम काव्यखंड के क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर एक कविता है जो कि कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में संकलित है, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इससे पूर्व की कक्षा में आप सभी जानते हैं हमने केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय पढ़ा, उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी रचनाएं, उनके उपलब्धियां और उनकी भाषा शैली आदि कई चीज़ों के विषय में हमने जाना और एक सूक्ष्म दृष्टि डाली उनके जीवन पर। और आज की कक्षा में हम उन्हीं के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का अध्ययन करने वाले हैं तथा संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अधिक देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं कविता पाठ से। सबसे पहले पढ़ेंगे कविता। कविता क्या है? देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कविता पढ़ने के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं इस पद्यांश के शब्दार्थ पर, अर्थात इस पद्यांश के अंतर्गत आए गए कठिन शब्द तथा उनके अर्थ पर। तो सबसे पहले जानते हैं इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ। बीते अर्थात बीता या बालिस्त, जिसे जन सामान्य की भाषा में कई बार ब्लास्त कहकर बुलाया जाता है, लेकिन उसका सही उच्चारण होता है बालिस्त। बालिस्त अर्थात हाथ के पंजे को पूरा खोलने पर अंगूठे के एक सिरे से लेकर कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली के सिरे तक की लंबाई की माप या लंबाई का नाप, उसे हम कहते हैं एक बालिस्त। ठिगना अर्थात छोटे कद का या छोटा, मुरैठा अर्थात साफा या पगड़ी, शीस अर्थात सिर। तो यह तो थे इस पद्यांश के शब्दार्थ के बाद अब बारी आती है संदर्भ की। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित चंद्रगहना से लौटती बेर से ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल जी। संदर्भ के बाद अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है वह चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है और उसके पास प्रगति को निहारने का पर्याप्त समय है और वह प्रगति को निहारने हेतु किसी खेत की मेड़ पर अकेला बैठ गया है। और मेड़ पर अकेला बैठा हुआ वह सामने ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा है और उसी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। प्रसंग के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं इस पद्यांश के सबसे महत्वपूर्ण अंग अर्थात भावार्थ पर। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अर्थात कवि कहता है कि मैं चंद्रगहना नामक गांव पूर्ण रूप से देख आया हूँ और अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठा हूँ और मैं बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूँ और अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर अपने सामने ग्रामीण परिवेश के दृश्य को देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, तथा मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बालिस्त के बराबर छोटे छोटे चने के पौधे खड़े हुए हैं। खेत पर छोटे छोटे चने के पौधे उगे हैं, अर्थात छोटे छोटे चने के पौधे खड़े हुए हैं। यह हरा ठिगना चना जो कि देखने में रंग रूप में हरे रंग के हैं और ठिगने हैं। ठिगने अर्थात कद में बहुत छोटे हैं।
बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, और तथा साथ ही इन छोटे छोटे एक बालिश्त के बराबर खड़े चने के पौधे के सिरे पर अर्थात शीश पर क्या है, एक गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। वह सिर पर कुछ इस तरह से शोभायमान हो रहा है, इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, इस प्रकार से शोभा दे रहा है मानो कि चने ने विवाह के समय शीश पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है, और पगड़ी पहनकर वह शीश पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर वह सज धज कर खड़ा हो रहा हो। पद्यांश के भावार्थ के बाद अब बारी आती है भाव सौंदर्य की। तो भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का, ग्रामीण परिवेश का बहुत ही सुंदर, सजीव और रमणीक वर्णन यहाँ पर किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कवि ने अपनी कल्पनाओं का जो समावेश किया है, और कल्पनाओं का समावेश करते हुए जो सजीव चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है वह अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अद्भुत है। और चने को वर के रूप में चित्रित करते हुए यहाँ पर कवि ने जो चने का मानवीकरण किया है वह अपने आप में उनकी कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। भाव सौंदर्य के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे शिल्प सौंदर्य पर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में चने का मानवीकरण किया है, और मानवीकरण करने के कारण इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है, एक बीते के बराबर में उपमा अलंकार है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा में अनुप्रास अलंकार है। अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। पद्यांश की भाषा अत्यंत सरल, सहज व सादगीपूर्ण है तथा स्थानीय बोली के शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो यह तो था चंद्रगहना से लौटती बेर का प्रथम पद्यांश। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इस कविता का दूसरा पद्यांश, जो कि इस प्रकार से होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं चंद्रगहना से लौटती बेर के दूसरे पद्यांश की ओर। तो सबसे पहले हम कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ने के बाद अब बारी आती है शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। अलसी अर्थात तीसी, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अलसी एक छोटा सा पौधा होता है जिस पर नीले रंग का फूल आता है, जिसकी फलियाँ जो होती हैं वह चपटी और भूरे रंग की होती हैं तथा अलसी के बीजों से तेल निकाला जाता है। हठीली अर्थात जिद्दी, देह अर्थात शरीर, लचीली अर्थात लचक वाली, हृदय अर्थात दिल। तो यह तो था इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ अर्थात शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद बारी आती है संदर्भ की। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। अब संदर्भ के बाद हम जानेंगे इस पद्यांश का प्रसंग। प्रसंग कुछ इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चने के पौधों के साथ उग रही अलसी के पौधों के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है, बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली। कवि कहता है कि चने के खेत में चने के साथ ही अलसी भी उगी हुई है, और चने के पौधों के बीच में अलसी कुछ इस तरह से उगी हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह हठपूर्वक उसने चने के साथ अपना स्थान बना लिया है। इसी कारण कवि ने उसे हठीली कहा है। देह की पतली कमर की लचीली। अलसी का पौधा जो होता है वह पतला होता है, तो इसी वजह से कवि ने कहा है कि वह शरीर में बड़ी दुबली पतली है और उसकी कमर बड़ी लचकदार है, बड़ी लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको।
बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर कवि ने प्रकट किए हैं अपने अलसी को देखकर। कवि कहते हैं कि उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग का फूल खिला हुआ है। अलसी के ऐसे सजीले रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो वह कह रही हो कि यदि कोई मुझे प्यार से स्पर्श करे, प्यार से मुझे छुए, तो मैं उसे अपना हृदय, प्रेम पूरित हृदय, प्रेम से भरा हृदय उसे समर्पित कर दूं। हृदय का दान का तात्पर्य होता है कि मैं उससे प्रेम करने लगूं। तो अलसी यहाँ पर कह रही है कि यदि कोई मुझे प्यार से छुए तो मैं उसे अपना हृदय दान कर दूं। पद्यांश के भावार्थ के बाद अब बारी आती है भाव सौंदर्य की। तो भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अलसी का प्रेमाकुल नायिका के रूप में मानवीकरण करते हुए एक सुंदर, लचीली, कोमल नायिका के रूप में सजीव चित्रण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, और जो कि अलसी के रूप में साकार हो उठा है, जो कि पाठकों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाव सौंदर्य के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे शिल्प सौंदर्य पे। शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा। अलसी का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कमर की नील फूले फूल कह रही है, दू हृदय का दान आदि में अनुप्रास अलंकार है। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की लचीली में स्वर मैत्री द्रष्टव्य होता है। भावाभिव्यक्ति अत्यंत सरल, सहज और प्रभावपूर्ण तथा बिंबात्मक है। शिल्प सौंदर्य के साथ ही हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर के प्रथम के 2 पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या की। और इसके बाद बहुत जल्दी प्रस्तुत होती हूँ आपके समक्ष आगे के 2 पद्यांशों के साथ, उनकी संदर्भ सहित व्याख्या के साथ। तब तक यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।